वेलकम स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे बेसिक 3D, इसके हमने कंसेप्ट किए थे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है, दो रेखाओं की दिक्कोज्याएं निम्न संबंधों को संतुष्ट निम्न संबंधों को संतुष्ट करती है। पहला संबंध है अपने 2LM प्लस 2MN माइनस LN इक्वल 0 तथा L प्लस M प्लस N इक्वल 0। तो इन दोनों रेखाओं की दिक्कोज्या बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी आएगा, एक्सरसाइज में तो नहीं, अभी में आएगा आपके, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो देखो ध्यान देना। दो रेखाओं की दिक्कोज्या दे रखी है, उनमें संबंध है, एक संबंध ये है, एक संबंध ये है, ठीक है। तो आपको इजी संबंध कौन सा लग रहा है? ये लग रहा है क्या? इसको पकड़ लो आप सॉल्यूशन में, और मैं ऐसे लिख देता हूँ L इक्वल माइनस M प्लस N। ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? इन दोनों को उठा कर ले गया और माइनस कॉमन ले लिया, लिख सकता हूँ ऐसे। अच्छा, L इक्वल लिखना जरूरी नहीं है, मैं M इक्वल भी लिख सकता हूँ। M को इधर रख लूँ, बाकी दो को उधर ले जाऊँ, या N को इधर रख लूँ, बाकी दो को, कोई भी दो को उधर ले जाऊँ मैं, ठीक है। ये किसका मान आ गया? L का। L का मान जो आया है वो इसमें रखने पर, तब ये जो L का मान है, जहाँ जहाँ L दिखेगा आपको L वहाँ वहाँ ये चीज़ रख दूँगा मैं। तो बताओ ये क्या हुआ? माइनस 2L, L का मान क्या है? M प्लस N। माइनस है वो आगे लग गया इसके, और साथ में क्या है? M। समझ रहे मेरी बात? और प्लस 2MN ऐसा का ऐसा। माइनस L का मान खुद माइनस है यहाँ, तो क्या हो गया? प्लस M प्लस N, और साथ में N और है बाहर, इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हुए कैसा क्या बनता है? देखो देखिए क्या बनता है। माइनस 2M और ये M से इंटू किया तो क्या बन गया? माइनस 2M स्क्वायर। माइनस 2N और M और गुणा हो गया तो माइनस का 2MN, और ये क्या है? प्लस का 2MN, और N का गुणा इससे किया MN, N का गुणा इससे किया इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो रहा है क्या? देखो हो रहा है। अब थोड़ा व्यवस्थित कर दूँ मैं इसको। 2M स्क्वायर माइनस का ये प्लस का, और ये प्लस का, तो मैं आगे N स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लस MN और माइनस 2M स्क्वायर इक्वल 0। गौर से देखो क्या दिख रहा है आपको? ये एक द्विघात समीकरण है। किसकी? N की भी कह सकते हो आप। एक N स्क्वायर का पद है, एक N का पद है, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, मान लो कांस्टेंट पद जो होता है वो है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो सर ये M स्क्वायर की भी द्विघात समीकरण है। एक M स्क्वायर का पद है, एक M का पद है, ये कांस्टेंट है। तो आप इस द्विघात समीकरण किसकी भी मान के चल सकते हो, या तो N की द्विघात समीकरण मान लो या M की मान लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। और इससे भी एक बेस्ट काम और है, इससे भी एक बेस्ट काम और है। अगर इसको आप एक जने की द्विघात समीकरण बनाना चाहते हो तो आप एक काम करो, या तो इसमें N स्क्वायर का भाग दे लो पूरी समीकरण में, या M स्क्वायर का भाग दे लो। मैं क्या करता हूँ? M स्क्वायर का भाग देता हूँ। बोलो क्या बन जाएगा इसमें? M स्क्वायर का भाग देते हैं N बटा M, ऊपर स्क्वायर आ गया। इसे मैं M स्क्वायर का भाग दूंगा तो M तो कट जाएगा, नीचे M बचेगा तो क्या बच जाएगा? N बटे M, और माइनस इसमें M स्क्वायर का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 इक्वल 0। अब देखो एक द्विघात समीकरण है क्या? किसकी? n बटा m की। n बटा m का स्क्वायर है,
एन बटा एम का पद है और कांस्टेंट पद है। द्विघात समीकरण सोल्व करना आता है ना, अरे गुणा करने पर तो आना चाहिए 2 और आपस में जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 1। एक एन बटा एम है ये, तो 2 रुपये क्या क्या हुआ बताओ, प्लस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, सिद्धाचार्य भी काम में ले सकते हो आप चाहो तो। एन बटा एम स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस का 2 एन बटा एम माइनस का एन बटा एम और माइनस 2 इक्वल 0। अब वही काम 2 में कॉमन लेने वाला, इन 2 में कॉमन लो, एन बटा एम क्या बच गया, एन बटा एम प्लस 2, इन दोनों में कॉमन लो, माइनस 1 आ रहा है, एन बटा एम प्लस 2 इक्वल 0। एन बटा एम प्लस 2 कॉमन आ रहा है फिर से, एन बटा एम प्लस 2, तो यहाँ क्या बच गया, एन बटा एम माइनस 1 इक्वल 0। बारी बारी से 1 को बराबर करो एन बटा एम के, तो अब ये क्या बन जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा एन बटा एम इक्वल माइनस 2 या तो, और यह आ जाएगा एन बटा एम इक्वल 1। अब ये 2 केस बन गए, अभी एक केस ये और एक केस ये, दोनों से 2 उत्तर बनेंगे, 2 रेखा होंगी। तो अपन लेते हैं केस फर्स्ट, दिख रहा है क्या, केस फर्स्ट एन बटा एम इक्वल माइनस 2। मैं काम करता हूँ, एम को उधर तिरछा गुणा कर दूँ और माइनस 2 को बट्टे में ले आऊँ, तो कैसा बन जाएगा बताओ, ये एम उधर गया और ये हो गया एन बट्टा माइनस 2, तो एम इक्वल एन बट्टा, सही क्या, और एम के बट्टा में 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। गौर से देखो क्या बन रहा है अपने पास, ये कुछ वैसा नहीं बन रहा है क्या, एल बटा ए बराबर एम बटा बी बराबर एन बटा सी, याद आ रहा है कुछ, और एल एम एन के जो बट्टा में आ रहा था ए बी सी जो भी आ रहा था, जो संख्या आ रही थी वो क्या चीज़ थी, बौद्धिक अनुपात था। तो इसका मतलब नीचे वाला में बौद्धिक अनुपात मिल रहा है, अरे एम के लिए बौद्धिक अनुपात मिल गया, एन के लिए मिल गया, लेकिन एल वाला नहीं मिला, अरे नहीं मिला ना, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एल वाला भी निकालना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे इसके बराबर एक बार मान लो आप लेमडा, लेमडा मान लिया, तो बताओ यहाँ से एम का मान क्या निकलेगा, एम का मान लेमडा, और एन का मान क्या निकलेगा -2 लेमडा, तो एम इक्वल तो हो गया लेमडा और एन इक्वल हो गया माइनस का 2 लेमडा। ये दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर किसका माना जाएगा, एल का, ठीक है। तब एल बराबर माइनस एम प्लस एन, एम है लेमडा और ये है -2 लेमडा, कुल मिला क्या आ गया रे, माइनस लेमडा और माइनस बाहर हो रहा है, तो एल इक्वल आ गया लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, एल, ये लेमडा की वैल्यू आप इसमें रख दो, समीकरण 2 के दो, 3 के दो, जो भी आप अपने हिसाब से करना चाहो। तो लेमडा का मान समीकरण 2 में रखने पर बताओ भी क्या बना, एम बटा 1 एन बटा एम बटा 1 एन बटा, और लेमडा का मान क्या है, एल, लेमडा का मान क्या है, एल। तो मान एल इधर लिख के मैं इधर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है आपकी, उसमें क्या फर्क पड़ता है, बराबर ही तो है, लिख सकता हूँ। और इसके बट्टा में क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अब बताओ बन गया क्या बना, एल अपॉन ए एम अपॉन बी और एन अपॉन सी। तो यहाँ से बताओ दिक अनुपात आए या नहीं आए, आ गए। तो बताओ ए बी सी का मान क्या है, 1 1 ए बी सी का मान अगर आपके पास में है तो क्या आप एल एम एन का मान निकाल सकते हो क्या, कल सूत्र सिखाता ए अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस था, तो प्लस माइनस का मतलब ये था कि हम कोई भी एक चिन्ह काम में ले सकते हैं, दोनों लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मान लो मैं एल निकालना चाहता हूँ, तो क्या बनेगा, ए बटा 1 अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, तो अंडर से हो गया क्या ये, अरे 1 बटा अंडर से, और एम बराबर बी बटा, तो बी 1 हो गया, ये भी अंडर से आएगा नीचे, और एन बराबर -2 बटा अंडर से। बोलो बात समझ में आई क्या, ये केस फर्स्ट है भाई, मैंने ये वाला लिया है अभी, तो ये और बाकी है,
पिक्चर भी बाकी है ना। तो आ जाओ केस सेकंड। केस सेकंड में आप क्या लोगे, n बटा m था ना, ये n बटा m इक्वल 1 था। इसको भी वो तिरछा गुणा कर लो, तो m उधर गया, m बराबर n गया, तो ये हो गया m बराबर n बटा 1 लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर मान लो लेमडा, मान सकते हो ना, म्यू मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण 3 दे दो चलो, ठीक है। यहाँ से m का मान क्या आया म्यू, n का मान क्या आया म्यू, आ गया ना। आपको l का मान चाहिए, तब l बराबर क्या था, वही समीकरण माइनस m प्लस n, तो माइनस m का मान म्यू और इसका मान भी म्यू प्लस म्यू 2 म्यू माइनस का l का मान आ गया माइनस का 2 म्यू। अच्छा, ये समीकरण 3 में रख दो। बताओ समीकरण 3 रखते क्या हो जाएगा, m बटा 1 बराबर n बटा 1 बराबर 2 म्यू, सॉरी म्यू का मान क्या है यहाँ से निकाले तो l इक्वल माइनस 2 म्यू है, तो म्यू बराबर क्या आया l बटा माइनस 2। समझे क्या मेरी बात है। यहाँ से l अगर मैं म्यू अगर निकालना चाहूँ तो म्यू इक्वल क्या आएगा l बटा, तो म्यू का मान रख दो यहाँ पर म्यू की जगह, ये रहा म्यू, यहाँ l बटा माइनस 2 मैंने इधर रख दिया। बताओ दिक्कत अनुपात आया नहीं है, आगे दिक्कत को जो निकाल सकते हो क्या। तो ए बी सी का मान कितना आया, ए का मान -2, बी का मान 1 और सी का मान 1। तब एल मान निकाल लो सूत्र से, ए अपॉन ए बोले तो -2 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडरूट। अच्छा, एम इक्वल 1 बटा अंडरूट 6 और सी इक्वल 1 बटा अंडरूट 6। ये आपके दोनों आंसर है, ये भी है। दूसरा कहाँ, ये रहा एन इक्वल, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। चलो फटाफट इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध करो कि किसी घन के विकर्णों के मध्य कोण कोस इनवर्स 1/3 होता है। घन जानते हो ना आप, उसके विकिरणों के मध्य कोण बनाना है अपने को, ठीक है। घन के कितने शीर्ष होते हैं भाई, शीर्ष 8। हाँ, घन आपके भी 8 थे, घन के भी 8 होंगे, ठीक है। 8 शीर्ष होते हैं। उन 8 शीर्ष में से किसी भी एक शीर्ष को अपन मूल बिंदु के ऊपर रख सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं किसी भी एक शीर्ष को मूल बिंदु मान सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम बाकी शीर्ष ले लेंगे, क्योंकि हमें शीर्ष दे तो रखा नहीं है। शीर्ष दे रखा होता तो हम उस अकॉर्डिंग चलते, दे नहीं रखा है तो हम कोई भी एक शीर्ष मूल बिंदु पर मान सकते हैं उसका, ठीक है। जैसे मैं घर बनाता हूँ, एक घन में कितने विकिरण होते हैं भाई, मुख्य विकिरण कितने होते हैं। रूम के अंदर देख लो आप जहाँ रूम में बैठे हो उस रूम में देखो आप कितने विकिरण बन रहे हैं। आमने सामने वाले कोणों को मिलाना है, कोणों को, आमने सामने वाले कोणों को, नीचे वाले कोणों को, कोने को ऊपर वाले कोने से मिलाना है सामने वाले को। फिर और मिलाओ, कितने बनते हैं देखो, मिला के देखो, आप सोचो 4 बन रहे हैं क्या, 4 बन रहे हैं क्या। अरे 4 कोने ऊपर है, 4 कोने नीचे है, जोड़ा बना लो, 4 बन गए, सीधी सी बात है। ये समझे मेरी बात है। तो कितने बन रहे हैं, 4 मुख्य विकिरण बन रहे हैं। तो मैं घन बनाता हूँ पहले। ये घन है, इस घन में मैंने बताया था, इसको थोड़ा बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो और इसको बाहर निकाल दो। एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स ले लो, और ये फिर मूल बिंदु हो ही गया O 0 0 0। ये इसके सामने वाला शीर्ष हो गया। अब सामने वाला शीर्ष किस चीज़ पे डिपेंड करता है, घन की भुजा पर। अब घन की भुजा आप कितनी मानना चाहते हो, आपको सर माना घन की भुजा x मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो हो जाएगा x अक्ष अक्ष
आप घन की भुजा ए मान लोगे ए तो ए, वाई मान लोगे तो वाई, लेकिन ये मानना ज़रूरी नहीं है। इससे भी और अच्छी बात है कि मैं घन की भुजा 1 मान लेता हूँ, 1। आपके और इजी पड़ेगा। माना घन की भुजा बराबर 1, ठीक है। 1 मान लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, 1, चलो अच्छी बात है। ये बिंदु कौन से तल में है, कौन से तल में है, एक्स वाई तल में है। या इस पे आ जाओ, ये बिंदु कहाँ है, वाई एक्स के ऊपर है। वाई एक्स के ऊपर जो बिंदु होगा क्या बनेगा, वाई एक्स के ऊपर है तो एक्स का मान 0, वाई का मान 1 है, घन की भुजा, और जेड का मान भी 0, तो 0, 1, 0। अच्छा, एक इसके सामने वाला कौन सा शीर्ष है, इसके सामने कौन शीर्ष है, ये वाला शीर्ष है क्या, देखो विकेट बनाएंगे तो इसके सामने कौन शीर्ष आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो ये कौन से तल में आ रहा है बताओ, एक्स जेड तल में। एक्स जेड तल में आ रहा है तो बिंदु क्या हो गया, एक्स का मान 1, वाई का मान 0 और जेड का मान 1। इन बिंदुओं का नाम दो ओ, ठीक है, जो भी नाम देना चाहो, ए बी सी डी ई एफ और ये मान लो जी, ठीक है। वैसे बाकी सब शीर्ष निकाल सकते हो आप हिसाब से, पर हमें सब की ज़रूरत नहीं है। हमें तो कोई भी 2 विकेट निकालने हैं, कोई भी 2 विकेट निकालेंगे, उन दोनों विकेटों के हम सदिश बना लेंगे और सदिशों के मध्य कोण निकाल देंगे। ये समझे मेरी बात। तो मैंने आमने सामने के शीर्ष ले लिए, देखो ये ओ है, इसके सामने कौन है जी, तो एक तो शीर्ष मैंने ये ले लिया, ये दोनों शीर्ष। ये देखो आमने सामने शीर्ष नहीं है क्या, है या नहीं है, तो मैंने सी और एफ ले लिया। तो मैं विकेट निकाल लेता हूँ, एक तो मैं निकाल लेता हूँ ओ जी, क्या निकाल लेता हूँ, विकर्ण का सदिश ओ जी। बताओ भाई, 2 बिंदु सदिश निकालना आता नहीं आता, तो 1 - 0 तो 1 हो गया, आई के प्लस जे के प्लस, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे ये निकालेंगे सी एफ, विकर्ण सी एफ। बताओ भाई क्या सदिश बनेगा, 1 - 0 आई के, वेरी गुड, 0 - 1 माइनस जे के, 1 - 0 प्लस के। ये लो भैया, आपके सामने 2 सदिश आ गए हैं, और आगे नहीं आ गए, क्या आपको 2 सदिशों का मध्य कोण निकालना आता है, बस वही सूत्र लगाना सदिश वाला। क्या होता है सूत्र, कोस थीटा, इन दोनों के मध्य कोण निकालना ना, कोस थीटा इक्वल ओ जी डॉट सी एफ, दोनों का डॉट करना आता है बटा ओ जी का मॉडुलस सी एफ का मॉडुलस। तो कोस थीटा इक्वल क्या आ गया, ओ जी डॉट सी एफ डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 1 × 1 तो गया 1, 1 × -1 होगा -1 और होगा +1। ओ जी का √3 हो गया क्या, और सी एफ का भी देख लो √3 हो गया, 1 से 1 गया, 1 बटा √3 गुणा √3, 1/3। तो थीटा बराबर क्या आ गया, कोस इनवर्स 1/3। यही सिद्ध करना था आपने। अरे बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है। चलो फटाफट नोट कर लो, फिर आपको सिखाएंगे प्रक्षेप, किसी रेखाखंड का किसी सरल रेखा पर प्रक्षेप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेसिक 3D में ही। किसी रेखाखंड का किसी सरल रेखा पर प्रक्षेप। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन बोलते हैं प्रक्षेप को, पता है ना आपको। तो प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं अपन किसका, रेखाखंड का। तो मैं एक रेखाखंड ले लेता हूँ, देखो ध्यान देना, ये मान लो रेखाखंड है। तो रेखाखंड 2 बिंदुओं से मिलकर बनता है, रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है। चलो मैंने इसको ए दे दिया, एक साइड वाला बिंदु x1 y1 और z1, दूसरा साइड वाला मैंने b दे दिया x2 y2 और z2। ये कोई रेखा है, ठीक है, ये कोई रेखा है। तो रेखा है तो उसके अपने को साथ में उसके dr अपने पास उपलब्ध होनी चाहिए, या रेखा का समीकरण होना चाहिए, ठीक है। रेखा के दिक् अनुपात है, मैं कह दूँ ABC, क्या है ABC, ठीक है। प्रक्षेप का मतलब वही बात है, यहाँ से मैंने कोई बल्ब जला दिया मान लो लंबवत, तो इसकी जो लंबवत छाया गिरेगी ये
ये इसको मैंने चलो सी डी नाम दे दिया, यही तो प्रक्षेप है, इसको तो बोलते हैं प्रक्षेप। छाया की लंबाई बताया था ना मैंने आपको, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निकालना है। तो ये अपने सदिश में सीखा था, याद था आपको, पर सदिश में सीखा था तो वहाँ का आपको सर हमने वहाँ तो एक त्रिभुज सा बनाया था, ये क्या बना दिया, मगर यहाँ भी त्रिभुज बन जाएगा, क्या दिक्कत है भाई। रेखाखंड हालांकि है तो उतना ही बड़ा, पर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा हुआ मान लेता हूँ, ऐसे आगे बढ़ा हुआ मान लूँगा तो यहाँ कौन क्या बन जाएगा, थीटा। जब बात ये हो रही थी याद है ना आपको त्रिभुज वाली, ऐसे भाई ये मैं प्रक्षेप ये वाला निकाल रहा था, ये थीटा था, ये मान लो मोड ए था, ठीक है। तब ये प्रक्षेप क्या बना था, मोड ए कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ थी। अब यहाँ पर ये लंबाई देख लो ए बी है, क्या है ए बी है, तो ये प्रक्षेप क्या बनेगा, प्रक्षेप बोलते सी डी, सी डी क्या बनेगा मोड ए बी और कोस थीटा। समझे मेरी बात। अब आप फिर चक्कर खा रहे हो, सर एक बात तो वो त्रिभुज था, ये तो इतना सा बड़ा, यहाँ चतुर्भुज सा बन रहा है, ऐसे कैसे वो ले लिया, चक्कर क्या है। मैं देखो कुछ नहीं है, आप सिंपल दिमाग लगा लेना, ये त्रिभुज दिख रहा है क्या पूरा आपको बड़े वाला, यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है, इसका कोण क्या है, इसका कर्ण क्या है, ये इतना बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलो ये कर्ण मैंने मान लिया R1, क्या मान लिया R1। अगर ये R1 है तो उस केस में ये प्रक्षेप कितना बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक R1 कोस थीटा। ये तो इतना समझ में आ गया ना अपने। चलो अब मैं छोटे वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, इस छोटे वाले त्रिभुज में ये दूरी में R2 लेता हूँ, ये कर्ण, ये अगर R2 है तो उस केस में ये वाला प्रक्षेप कितना निकलेगा R2 कोस थीटा, और निकलेगा ना R2 कोस थीटा। अच्छा तो ये R1 था पूरा इतना बड़ा और ये R2 था, ठीक है। अच्छा मेरे पास ये प्रक्षेप आ गया है R1 कोस थीटा और ये वाला प्रक्षेप आ गया है R2 कोस थीटा। अब इस पूरे प्रक्षेप में से इतना घटा दूँ तो बताओ ये बचेगा नहीं बचेगा, तो मैंने घटा दिया, घटाने मेरे पास क्या बचा R1 माइनस R2 और कोस थीटा। R1 माइनस R2 देखो गौर से कौन है, R1 कौन था पूरा, R2 कौन था ये इतना सा, घटा दे तो क्या बन गया AB, तो आ गया ना AB कोस थीटा। नहीं समझे क्या। आप चाहो तो मैं डेरिवेशन भी करा सकता हूँ, बाकी सीधा आप ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये मैं हटा रहा हूँ। इसको आप CD का मॉडुलस भी ले सकते हो आप चाहो तो ना, या प्रक्षेप नाम भी दे सकते हो, प्रक्षेप नाम भी दे सकते हो। चलो इसको मैंने प्रक्षेप कह दिया, तो ये क्या है AB का मोड। अच्छा इस रेखा को मैंने L नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया है L। तो इस रेखा का जो सदिश बनेगा उसमें दिक्कत बात काम में आएंगे, तो वो बनेगा L सदिश, L सदिश इक्वल AI प्लस ये तो आएगा। अच्छा और AB सदिश बनेगा वो क्या बनेगा x2 माइनस x1, दो बिंदु है x2 माइनस x1 i के, y2 माइनस y1 j के, z2 माइनस z1 के, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तथा AB लिख देता हूँ मैं x2 माइनस x1 i के, y2 माइनस y1 j के और z2 माइनस z1 के। चलो बहुत अच्छी बात है। AB का AB कोस थीटा का सूत्र बताओ रे, कौन वाला सीखा था ना अपने। तो दो सदिश अभी और कौन कौन से काम है, एक तो AB और एक L है, कौन तो इनके पीछे बढ़ रहा आगे जाकर, तो आप लिखोगे AB डॉट L अपॉन मोड AB मोड L। मोड AB से मोड AB गया तो प्रक्षेप क्या आ गया, क्या आ गया बताओ, AB डॉट L, AB ये है और L ये है, दोनों का डॉट करो बताओ क्या बनेगा। इन दोनों का डॉट करेंगे तो A x2 माइनस x1 i से i का गुणा हो गया है ना एक, तो ये हो गया A x2 माइनस x1 प्लस B y2 माइनस y1 प्लस C z2 माइनस z1 अपॉन मोड L। मोड L बोले तो इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस क्या बनेगा अंडरूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, अंडरूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये आपके प्रक्षेप का फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो। आगे बात समझ में। चलो अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको, इधर लिखा देता हूँ स्टैंडर्ड रिजल्ट।
पहली बात, ये किस पे डाला था मैंने, कोई रेखाखंड था AB, उसका प्रक्षेप किस पे डाला था, किस पे डाला था, ये कोई भी रेखा थी, कोई भी रेखा इस दुनिया में, ठीक है। और अब मैं कह दूँ कोई भी रेखा के बजाय मैंने ले लिया एक्स एक्स भी तो एक रेखा ही है, एक्स एक्स पे प्रक्षेप डालूँ तो क्या बनेगा, वाई एक्स पे प्रक्षेप डालूँ तो क्या बनेगा, जेड एक्स पे प्रक्षेप डालूँ तो क्या बनेगा, ठीक है। सुनना मेरी बात। हाँ, पहला रेखाखंड का AB का एक्स एक्स पर प्रक्षेप क्या बनेगा, x2 माइनस एक्स पर प्रक्षेप है इसलिए मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है। वैसे चाहो तो इसके भी आप पूरे के मॉडुलस लगा सकते हो, प्रक्षेप है ना ये, तो कंप्लीट जो वैल्यू होती है उसके आप मॉडुलस लगा सकते हो, क्यों पॉजिटिव बनेगा प्रक्षेप पता है अपने को, ठीक है। ये कैसे आप समझ में आया क्या, एक्स एक्स पर प्रक्षेप ही आएगा, आप ध्यान भी रख सकते हो कैसे आएगा। तो पहले अपन बात करते हैं, मान लो ये एक्स एक्स है, ये जो रेखा ली थी, तो इसके DR कितने होंगे, एक्स एक्स के दिग अनुपात क्या होते हैं, दिग अनुपात एक्स एक्स में सिर्फ एक्स का मान ही तो होता है, बाकी 0 0 हो गए, 1 0 0। वाई एक्स के दिग अनुपात 0 1 0 और जेड एक्स के दिग अनुपात 0 0 1। तो इसका मतलब इसके दिग अनुपात हो गए 1 0 0, तो आई और 0 हो गया पीछे वाला, तो सिर्फ आई बचा, क्या बचा, इन दोनों का अगर आप डॉट करोगे तो x2 माइनस x1 यही तो आएगा, आई का आई से गुणा हो गया तो एक बन गया x2, और ये ए है ही नहीं, यहाँ एक है तो x2 माइनस x1 आ गया। तो इस प्रक्षेप में अगर मान रखूँ मैं तो क्या आएगा, ये एक है, x2 माइनस x1 है, और नीचे वाला क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, नीचे 1 आ गया, ये 0 वैसी हो गई, तो x2 माइनस x1 बना नहीं बना, समझ रही बात आपके। ऐसे ही दूसरा रेखा, अच्छा एक्स एक्स प्रक्षेप, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ कुछ, इसको मैं नाम देता हूँ PX, क्या नाम दूँ, PX, x2 माइनस x1, ठीक है। रेखाखंड का रेखाखंड AB का वाई एक्स पर प्रक्षेप PY क्या बनेगा, y2 माइनस, और ऐसे ही तीसरा रेखाखंड का ZX पर प्रक्षेप PZ Z2 माइनस Z1। समझ रहे हो मेरी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर PX PY PZ निर्देश अक्षों पर डाले गए प्रक्षेप हो, यदि, नोट लिख देता हूँ, नोट, यदि PX PY तथा PZ निर्देश अक्ष जानते हो ना आप, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स पर किसी रेखाखंड द्वारा डाले गए प्रक्षेप हो तो पहली बात, प्रक्षेप रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई, भाई रेखाखंड लंबा कितना होगा, अगर मैं प्रक्षेप दे दूँ आपको कि कोई रेखाखंड है, वो एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे जेड एक्स पे प्रक्षेप डाल रहा है 3 4 5, तो मुझे रेखाखंड की लंबाई बताओ, ठीक है। और वैसे नॉर्मली सोचो आप, रेखाखंड कहाँ था, ये था, अगर मैं इसकी लंबाई पूछूँ तो आप कैसे निकालोगे बताओ, या तो सदिश निकाल के उसका परिमाण निकाल लोगे, या दूरी सूत्र से निकालोगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, लंबाई वही तो होती है, हिसाब से सोचे तो ये चीज़ होती है, x2 माइनस x1 का, y2 माइनस y1 का और z2 माइनस z1 का। गौर से देखो, x2 माइनस x1 कौन है, PX, ये तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, इसकी लंबाई के लिए सीधा डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, PX का स्क्वायर, PY का स्क्वायर, PZ का स्क्वायर,
यानी तीनों प्रक्षेप का स्क्वायर करके रूट लगा दो, वो आपके रेखाखंड की लंबाई आ जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट प्रक्षेप दे रखी है तो भैया तो मैंने x1/1 दे दिया, तब आप इसको तो लगा सकते हो। अगर मैं आपको दो बिंदु न देकर मैं सीधा आपको ऐसे कह दूं कि एक रेखाखंड है, वो वो निर्देश अक्षों पर प्रक्षेप डाल रहे हैं 3, 4 और 5, मैंने ये दे दिया सीधा, बिंदु वगैरह कुछ नहीं दिया। अब बताओ इस रेखाखंड की लंबाई क्या है, तो वहाँ पर तो ये कंसेप्ट काम में आएगा ना। अगर ये आप नहीं जानते हो तो आप निकाल नहीं पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। दूसरा पॉइंट, रेखाखंड जो रेखाखंड है ना हमने जो ये भी लिया था कि दिक् अनुपात क्या होंगे? जो रेखाखंड आपको दे रखा है जिसने प्रक्षेप डाला है x, y, x और z x पर, जो प्रक्षेप डाला ना आपने, क्या क्या, px, py, pz, यही आपके दिक् अनुपात होगा उस रेखाखंड का। है क्या बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलो आपके बेसिक 3D कंप्लीट होती है पूरी यहाँ तक, तो ये ध्यान रख लेना, पूरा पूरा कवर करना, अभी नोट करो इसको, ठीक है। इसके बाद आगे अपने आएगा वैसे स्ट्रेट लाइन और प्लेन। हालांकि अपनी बोर्ड वाली बुक में पहले स्ट्रेट लाइन बता रखी है, लेकिन मैं आपको पहले प्लेन पढ़ाऊँगा। कंसेप्ट के हिसाब से पहले प्लेन पहले आता है, समतल जो वो पहले आता है, सरल रेखा उसके बाद आती है, ठीक है। तो पहले अपन समतल पढ़ेंगे, तो यह फटाफट नोट कर लो। चलो आगे 3D का दूसरा पोर्शन पढ़ते हैं, समतल। प्लेन। सबसे पहले समतल का व्यापक समीकरण, ठीक है, वो किससे बनता है? देखो, अब हम समतल का या रेखा का जो भी समीकरण आगे पढ़ेंगे ना, वो दो रूप में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सदिश रूप में और एक पढ़ेंगे अदिश रूप में। अदिश रूप में होगा उसको हम कार्तीय कह देंगे, उसको हम क्या कह देंगे? कार्तीय समीकरण। तो एक सदिश रूप हो गया और दूसरा अदिश रूप हो गया। अदिश रूप को क्या नाम देंगे? कार्तीय रूप, और सदिश रूप को सदिश रूप बोलेंगे, ठीक है। पहली बात, समतल का व्यापक समीकरण, इसमें फर्स्ट है सदिश रूप। याद रखना, आपको मेन चीज़ समीकरण याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है अब, ठीक है। क्या होता है? आर कोई चर बिंदु होता है भाई। समतल कैसे बनता है? आर कोई चर बिंदु है जो गति कर रहा है चारों तरफ, ठीक है। चर बिंदु का स्थिर सदिश मान लो, ठीक है। और एन अभिलंब है। इन दोनों का जब अदिश गुणा किया जाता है, ठीक है, तो हमें एक स्थिर राशि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक स्थिर राशि। और इस प्रोसेस से हमें समतल प्राप्त होता है। इस प्रोसेस से हमें क्या प्राप्त होता है? समतल। तो इसलिए अपन इसको बोल देते हैं r.n इक्वल कोई अदिश राशि, ठीक है। r.n इक्वल लेमडा, या इसको ऐसे बोल सकते हो, या थोड़ा अच्छा रूप लिख दें r.n। इस लेमडा को उठा के ले क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा। और माइनस लेमडा है तो कॉन्स्टेंट ही है, तो कॉन्स्टेंट को नया नाम दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं डी दे दूँ इसको नाम, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो माइनस लेमडा इक्वल मैंने डी कह दिया मान लो, तो ये हो गया r.n प्लस डी इक्वल टू 0। ये आप काम में ले सकते हो, जहाँ r चर बिंदु का स्थिति सदिश है। चर बिंदु जानते हो ना, गतिशील बिंदु, चर बिंदु का स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। r इक्वल हम ले सकते हैं xi प्लस yj और प्लस zk, ये अपन काम में ले सकते हैं। तथा दूसरी बात ध्यान कर लो, अब ये काम की बात लेकर जा रहा हूँ, ये हमेशा काम आएगी। ये जो n आपको दिख रहा है ना साथ में, ये समतल का अभिलंब है। और अभिलंब कैसे होता है? कहाँ होता है? समतल के लंबवत। बताया था मैंने आपको, जैसे बोर्ड मान लो समतल है, वैसे बोर्ड समतल होता नहीं है। समतल तो ऐसा होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई अनंत होती है, लंबाई भी अनंत, चौड़ाई भी अनंत, ठीक है। बोर्ड तो वैसे मान लेते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई तो फिक्स है, और फिर ऐसे मानते हो चलते हैं, वरना तो हम कर ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो मान लो बोर्ड एक समतल है और ये मेरा हाथ है, इसका अभिलंब है। समतल के कितने अभिलंब होंगे? एक समतल के, एक समतल का एक ही अभिलंब होगा। और वो कहाँ से गुजरेगा? जैसे बोर्ड है मान लो, इस बोर्ड का जो द्रव्यमान केंद्र बनता है, वहाँ से जो लंबवत रेखा गुजरेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इसका अभिलंब।
ठीक है। और इसके अभिलंब को सदिश के रूप में नोट कर दिया गया है तथा n जो है n समतल के अभिलंब समतल का अभिलंब सदिश है। क्या चीज़ है? अभिलंब सदिश। अभिलंब सदिश बोल रहा हूँ मैं कि अभिलंब की लंबाई तो फिक्स नहीं होती है, यहाँ से चला और वो आगे तक चल रहा है, अनंत लंबाई होती है उसकी तो, लेकिन उसका मैं कुछ पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है, तो वो सदिश बोल देता हूँ उसको मैं, तो अभिलंब सदिश, ठीक है। एन समझ आ रही बात आपके? तो आर डॉट एन प्लस डी इक्वल 0, ये आपके समतल का समीकरण है। सदिश रूप में याद रखना है आर डॉट एन प्लस डी, जहाँ एन क्या है? अभिलंब सदिश है, ठीक है। चलो दूसरा कार्तीय रूप। कार्तीय रूप कुछ नहीं होता, ये सदिश रूप है ना, इसको अदिश रूप में बदल दो। बदलने के लिए क्या करना है? ये मान रख दो आप आर का, बोलो आर का मान क्या है? एक्स आई प्लस डॉट क्या है? एन। अच्छा एन इक्वल हम ये भी ले सकते हैं, एन इक्वल कोई सदिश ही तो है ये, तो सदिश हो तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ए बी सी क्या है? दिक् अनुपात है। किसके? वैसे कह दो सदिश के, और सदिश कौन है? अभिलंब है, यानी समतल का जो अभिलंब है ना, अभिलंब, उसके दिक् अनुपात ए बी सी है, ठीक है। और वो ही आप समतल के दिक् अनुपात रूप में यूज ले सकते हो आप। तो आर डॉट एन की जगह ए आई प्लस बी जे प्लस सी के प्लस डी अलग से है इक्वल टू 0। एक्स आई को ए आई से गुणा किया, बताओ क्या बन गया? ए एक्स। ये बन गया बी वाई प्लस और प्लस डी पढ़ाई है इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना डायरेक्ट, ये समतल का समीकरण होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यानी एक्स वाई जेड तीनों के पद आ गए, और प्लस को कॉन्स्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डी, समझ गए? इक्वल 0। ये आपके समतल का व्यापक समीकरण आ गया है। तो अब आप कोई भी समतल देंगे वो इस फॉर्मेट में देंगे। कार्तीय रूप में देगा तो ऐसे देगा, सदिश रूप में देगा तो ऐसे देगा। कोई क्वेश्चन में भी आपको समतल के लिए दे दिया, समतल ये है, जैसे कि देखिए समतल है 3x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल 0, तो आपको देखते पता चलना चाहिए कि समतल का समीकरण है। चल रहा है क्या पता? इसके दिक् अनुपात क्या है इस समतल के? एक्स वाई जेड के गुणांक नहीं है क्या? ए बी सी, ये तो थे दिक् अनुपात। तो इस समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हो गए 3 2 4, 5 नहीं है, 5 कांस्टेंट है। जहाँ ए बी सी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है। आगे बढ़ते हैं, एक नोट लिख लेना। आगे नोट, कोई भी समतल है, ठीक है, उस पर कितने भी रेखा स्थित है, मान लो रेखा स्थित है या कोई सदिश स्थित है। रेखा और सदिश तो एक ही बात होगी, सदिश तो है वो लंबाई उसकी कम ले लिया अपन ने कुछ, और अगर रेखा की बात तो लंबाई अनंत, बस इतना ही फर्क पड़ रहा है भाई, प्रोसेस वही काम करेगी आपने अपने जो सदिश में काम करी है। तो हम लिखेंगे किसी समतल पर स्थित प्रत्येक रेखा इस समतल के अभिलंब के लंबवत होती है। समझे मेरी बात? भैया समतल है, मान लो इस समतल में कोई भी रेखा है, कहीं भी होगी, यहाँ होगी, और ये जो मार्कर है ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब जो है ना, ये इसके भी लंबवत माना जाएगा, इसके भी लंबवत माना जाएगा, और इसके भी लंबवत माना जाएगा। और लंबवत तो लंबवत वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, ए डॉट बी वाला, याद है क्या आपको? ए डॉट बी इक्वल 0, दोनों का सदिश 0 ले लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ तक नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। समतल
के समीकरण के विभिन्न रूप। पहला है 1.4, एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। वन पॉइंट 4, तो एक बिंदु से कोई समतल गुजर रहा है, एक बिंदु यानी वो बिंदु समतल के ऊपर स्थित है, ठीक है। उसका हमें समीकरण निकालना है समतल का। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, इसमें वही दो रूप बनाएंगे, सदिश रूप और काटते रूप। लेकिन उससे पहले कुछ मान लेते हैं। माना समतल पर स्थित बिंदु P कह दिया मैंने, x1 y1 z1 है, ये तो बिंदु है जिससे समतल गुजर रहा है, ठीक है। तथा समतल का अभिलंब n जो हम जानते ही हैं ai प्लस bj प्लस ck, ये तो लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। वह समतल पर एक बिंदु से काम नहीं चलेगा, दो बिंदु होने चाहिए, तो दूसरा बिंदु मेरी तरफ से लूँगा। समतल पर स्थित किसी चर बिंदु का स्थिति सदिश R इक्वल XI YJ Z, ये चर बिंदु है तो समतल पे कहीं भी स्थित हो सकता है, चारों तरफ गति कर रहा है तो घूम रहा है। तो अब अपन लेते हैं भाई पहला सदिश रूप। ये मैंने समतल लिया, अब सुनना गौर से आप, है ना। ये कोई समतल है, इस समतल में ये अपने वाला बिंदु हो गया, कौन सा, P, ठीक है। तो इस P को मैं स्थिति सदिश चेंज करूँगा तो यह सदिश P कह दूँगा अंदर स्मॉल में। अरे स्थिति सदिश चेंज करूँ तो ऐसे कह सकता हूँ ना। और ये कोई दूसरा बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, इन दोनों को मैंने मिला दिया। भाई समतल पे आप कहीं भी दूसरा बिंदु ले लो, इच्छा है वहाँ, और वो बिंदु क्या लेना है आपको, R। ये चर बिंदु है तो मैंने R ले लिया, इसका स्थिति सदिश है स्मॉल r, ले लिया। अब गौर से देखो, ये एक रेखाखंड नहीं बन रहा है क्या, सदिश नहीं बन रहा है क्या, बन रहा है क्या। चलो इसको सदिश बना लेता हूँ मैं, PR बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, PR। अच्छा ये PR है तो ये मेरा मार्कर क्या हो गया, अभिलंब, यानी n हो गया। क्या ये जो n है ये PR के लंबवत है क्या, अरे है या नहीं है। तो मैं लिख दूँ चूँकि PR सदिश लंबवत है n की। अब बताओ अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो क्या कंसेप्ट बनता है, तो हो गया PR डॉट n के इक्वल 0। बहुत बढ़िया। अच्छा ये PR है, ये सदिश है, इसको मैं स्थिर सदिश में तोड़ना चाहता हूँ तो कैसे तोड़ूंगा, पीछे वाला कौन है R, आगे वाला कौन है P, तो इसको मैं से लिखता हूँ कि स्मॉल r माइनस P और डॉट n है ही, n यहाँ क्या है, अभिलंब, और इक्वल टू क्या है, ये आपके सदिश रूप आ गया है। R क्या चीज़ था, चर बिंदु, माइनस P क्या था, दिया हुआ बिंदु, जो बिंदु दिया हुआ था x1 y1 z1। अच्छा और n अभिलंब इक्वल टू 0। तो R माइनस P डॉट n, आपकी बुक में P की जगह A लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर A लेना चाहते हो तो भाई यहाँ P की बजाय A नाम लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। A लिख दिया तो यहाँ A लिख दिया, यहाँ A लिख दिया तो यहाँ स्मॉल a लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ PR की बजाय AR ले लिया, क्या ले लिया, AR। अगर AR ले लिया तो क्या हो गया, R माइनस A, R माइनस A। आज बुक में यहाँ A लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, AR आता आने दो, समझे क्या। R माइनस A डॉट n इक्वल टू 0। ये साथ में याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, डेरिवेशन तो आ रहा है वो ठीक बात है, याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो दूसरा हो गया काटतीय रूप। काटतीय रूप, काटतीय रूप वही काम करता हूँ मैं, समतल ले लेता हूँ,
एक बिंदु ये हो गया ए x1 y1 z1। एक बार मैं इसको किस में लूँगा, बिंदु में, ठीक है। और ये आपको बिंदु आर हो गया, आर आपको पता नहीं है, चल बिंदु है ना ये, इसलिए x y और z लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। और ये इसका लंबवत कोण हो गया अपना मार्कर n, तो आप ऐसे ले सकते हो ए आर लंबवत है n, कह सकते हो ना। तो बात वही आ गई, ए आर डॉट n इक्वल 0। क्या आपको ए आर निकालना आता है, दो बिंदुओं से सदिश निकालना आता है? क्या निकलेगा बताओ, x माइनस x1 आई केप, क्या अरे आई केप, क्या साथ में गुणा भी कर दूंगा, अरे डॉट वाला इंटू भी कर दूँ क्या, चलो बाद में कर दूंगा। ए आर को लिख दिया x माइनस x1 आई केप, y माइनस y1 जे केप, z माइनस z1 के केप। ये तो आपके हो गया कोण ए आर, और डॉट कौन है n कौन है ए आई बी जे सी के, और बराबर 0, दोनों का डॉट वाला इंटू आता है ना आपको। आई वाले का आई वाले से गुणा किया तो बताओ क्या बन गया, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 और इक्वल टू 0। ये आपका कार्तीय रूप में समतल का समीकरण है, एक बिंदु वाला। समझेगा मेरी बात, क्लियर एकदम बढ़िया ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, मेन चीज़ ये है, ठीक है। फटाफट नोट कर लिया जाए। चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सदिशों i प्लस जे प्लस के तथा 2i माइनस जे प्लस 3 के को समाहित करने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से गुजरता है। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। सदिश दे रखे आपको दो, उनको समाहित करने वाला समतल, यानी दोनों सदिश एक ही समतल पर स्थित है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई अपनी, ठीक है। समाहित करने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है, और साथ में वो किससे गुजरा है, मूल बिंदु से, यानी एक बिंदु से भी गुजर रहा है। तो एक बिंदु आपको दे दिया है, और दे नहीं दे दिया। तो अपन बात करें समतल के समीकरण की, तो समतल का समीकरण वैसे क्या था, पहले सूत्र लिख देता हूँ मैं। हाँ, क्या था, एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, ऐसे लिख लेना। एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या था, ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0, ऐसे कुछ था। भाई कार्तीय सदिश कोई भी रूप ले सकते हो आप, सदिश रूप भी ले सकते हो, कार्तीय रूप भी ले सकते हो, ठीक है। चलो फिलहाल मैंने ये ले लिया। तो इसमें ABC क्या चीज़ है, अभिलंब के दिक् अनुपात। x1 y1 z1 क्या है, जिस बिंदु से गुजर रहा है, किस बिंदु से गुजर रहा है, तो मूल बिंदु क्या होता है 0 0 0। तो इस सूत्र में इसका मान तो 0 और 0 0 आ गया। रही बात ABC की, अगर ABC का मान मेरे पास आ जाए तो काम बन जाए, ठीक है। अब एक बात जानते हैं, बताओ ये सदिश दोनों सदिश किस में है, समतल के ऊपर स्थित है। तो अभिलंब इन दोनों के लंबवत नहीं होगा क्या, होगा नहीं होगा। तो अब अभिलंब निकाले कैसे, लंबवत होगा निकाले कैसे। तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कोई भी दो सदिश दे दूँ, उन दोनों के लंबवत क्या होता है। मान लो ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, इन दोनों के लंबवत कौन होगा, एक रोस भी नहीं होगा क्या। और वो इनके द्वारा निर्मित जो तल होगा उसका अभिलंब भी होगा, ये भी बताया था मैंने आपको उस टाइम। अभिलंब होता है वो एक रोस भी होता है। तो यानी मुझे अभिलंब निकालना है तो मैं एक रोस भी निकाल लूँगा, यानी उन दोनों सदिशों का मैं एक रोस निकाल दूंगा तो मुझे अभिलंब प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदिश एक ही तल में स्थित है। समझे क्या आप। चूँकि दोनों सदिश एक ही तल में स्थित है
तब इन दोनों का सदिश गुणा ही अभिलंब होगा। समझे मेरी बात? तो n इक्वल सारणिक दोनों का गुणा आई जे के, पहला क्या 1 1 1, दूसरा क्या है 2 माइनस 1 3। ये निकालूंगा सारणिक से, मैं डायरेक्ट निकाल दूँ। आई की सीध में ये गया तो ये होगा 3 और प्लस 1 4 तो हो गया आई। जे की सीध में ये कैंसिल हो गया तो होगा 3 माइनस 2 3 माइनस 2, तो माइनस का जे के आ जाएगा। के की सीध में ये माइनस 1 और ये माइनस 2, तो माइनस का 3। ये आपके अभिलंब आ गया। अभिलंब आ गया, जाहिर सी बात दिक् अनुपात भी आ गए। ए का मान 4, बी का मान -1 और सी का मान -3। तो अभिलंब का समीकरण क्या हुआ? अतः समतल का समीकरण क्या हुआ? हाँ ऊपर लिखा ना मैंने, ए का मान कितना है 4, x माइनस 0, बी का मान कितना है -1, तो y माइनस 0, और सी का मान कितना है -3, z माइनस 0 और इक्वल टू 0 आई। तो कुल मिलाकर बन गया 4x माइनस वाई माइनस 3z इक्वल 0। अच्छा इसमें देखना कॉन्स्टेंट माना है, x का पद, ये y का पद, ये z का पद, कॉन्स्टेंट पद है ही नहीं। एक बात और क्लियर कर लेना, सीधा आप नियम की तरह ध्यान रख सकते हो। यदि कोई समतल मूल बिंदु से गुजर रहा है तो उसके कॉन्स्टेंट पद का मान 0 होता है, यानी जो कैपिटल प्लस डी लेते हैं ना, प्लस डी, उसका मान 0 होता है 100%। यदि कोई समतल मूल बिंदु से गुजरता है तो उसके डी का मान क्या होता है? तो हम डायरेक्ट समीकरण ऐसा भी ले सकते हैं, यदि कोई समतल मूल बिंदु से गुजर रहा है तो उसका समीकरण ax प्लस by प्लस सी एक्स सी जेड इक्वल डायरेक्ट 0, इतना ही लेंगे हम। यदि कोई समतल मूल बिंदु से गुजर रहा है तो उसका समीकरण इतना ही लेंगे अपन। ठीक है, चलो भाई आएगी बात समझ में, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो मेन चीज़ ये ध्यान रख लेना आप एन कैसे निकलता है। ठीक है, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिंदुओं ए 2 3 5 व बी 4 1 -3 से निर्मित रेखाखंड को समकोणीय समद्विभाजक करने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। दो बिंदु दे दिया मैंने, इनसे निर्मित एक रेखाखंड बनता है। उस रेखाखंड को क्या कर रहा है, जैसे एक रेखाखंड बन गया उसको एक समतल काट रहा है, उसके बराबर 2 हिस्से कर रहा है, समद्विभाजक। ठीक है, और समकोणीय का मतलब क्या होता है? लंबवत काट रहा है उसको। कैसे काट रहा है? लंबवत। समकोणीय समद्विभाजक करने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात करना जो इसको काट रहा है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले। मान लो ये वो समतल है जो काट रहा है, ये आपका रेखाखंड हो गया A 2 3 5 और एक नीचे ले लो बिंदु यहाँ B है 4 1 -3। ये आपके रेखाखंड बन रहा है, बना नहीं बन रहा? इस रेखाखंड को ये समतल बीच में से काट रहा है, यहाँ से काट रहा नहीं काट रहा? अच्छा एक मुझे बात बताओ, जहाँ से ये काट रहा है वो बिंदु तो समतल के ऊपर स्थित होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब मुझे समतल का एक बिंदु मिल गया है। भाई मुझे एक बिंदु वाले समतल का समीकरण आता नहीं आता, तो ये समतल का एक बिंदु मिल गया। सर बिंदु मिल कैसे गया? निकालना पड़ेगा ना। तो मैं कहूँगा बताओ ये समतल इसको समद्विभाजित नहीं कर रहा है क्या? मतलब रेखा को बराबर 2 हिस्सों में बांट रहा है, बराबर 2 हिस्सों में बांटने का मतलब इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु नहीं है क्या ये? तो ये P बिंदु जो है वो कौन है? मध्य बिंदु। कौन है?
मध्य बिंदु निकालना था ना आपको। कैसे निकलता है मध्य बिंदु? x2 + x1 बट्टा 2, तो 2 + 4 6, 6 बट्टा 2 आ गया 3, 3 + 1 4 और बट्टा 2 आ गया 2, 5 और -3 2 हो गया, अरे 5 और -3 2 और बट्टा 2 और आ गया तो 1। ये आपके इसका मध्य बिंदु आ गया इन दोनों का। ये मध्य बिंदु समतल पे स्थित है क्या? तो मेरे पास एक बिंदु आ गया। देखो मेरी बात सुनो आप, अगर हम एक बिंदु वाले समतल का समीकरण निकाल रहे हैं तो मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। गौर करने वाली बात है, सुन लो गौर से। अगर हम एक बिंदु वाले समतल का समीकरण निकाल रहे हैं तो मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो वो बिंदु होना चाहिए जो समतल के ऊपर स्थित है, जो है मेरे पास, एक चीज़ तो आ गई है। दूसरी चीज़ मेरे पास समतल का अभिलंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समतल का अभिलंब। दो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। एक चीज़ आपको दिख गई है, दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं दूसरी चीज़ और आपको ला के दे दूँ तो फिर तो आप समतल का समीकरण निकाल सकते हो। अरे अभिलंब आने का मतलब ABC का मान आ गया, तो ax - x1 + by - y1 + cz - z1, तो x1 y1 z1 का मान तो ये हो गया, और ABC का मान वो हो ही गया अपने पास जो अभिलंब आएगा उसके दिग अनुपात। और रही बात x y z, वो तो वैसे ही छोड़ना है कि वो समीकरण बनेगा कैसे बढ़ना, x y z के पदों में तो आएगा। तो अपने को अब अभिलंब की रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो गौर से देखना, ये इसको दो भागों में बांट रहा है पहली बात, और समकोणीय बांट रहा है। और तो ये लंबवत नहीं हुआ क्या? तो ये अभिलंब नहीं ले सकते हम? ले सकते नहीं ले सकते? अभिलंब के समांतर भी हो सकता है, लेकिन काम चलेगा अपना इससे, चलेगा ना? क्योंकि मान लो समांतर है तो मान लो कोई लेमडा साथ में आएगा तो वो कॉमन आके वैसे 0 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ax - x1 + by - y1 + cz - z1 = होता है 0। तो अगर ये समांतरी भी अभिलंब के तो भी वो लेमडा जो साथ में गुणा में होता है वो कॉमन आके 0 की तरफ चला जाएगा। चला जाएगा नहीं चला जाएगा? तो हम इसको डायरेक्ट अभिलंब भी मान के चल सकते हैं। बताओ इन दोनों बिंदुओं से अभिलंब निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। इन दोनों से और इन दोनों से, तो आप कोई से भी दो बिंदु कहाँ मिलेगा अभिलंब निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर वही आएगा समतल का। अभिलंब का मान अलग अलग आएगा, लेकिन मान अलग अलग आएगा, वो आएगा समांतरी, कॉमन लेने वही चीज़ बन जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? तो लास्ट जो रिजल्टेड आंसर आएगा वो सेम बनेगा अपना। तो आप चाहो तो इन दोनों से अभिलंब निकाल सकते हो बिंदुओं से। इन दोनों बिंदुओं सदिश निकालना आता है ना आपके, या इन दोनों से निकाल सकते हो या इन दोनों से निकाल सकते हो, वो आपकी इच्छा, आप किससे निकालना चाहते हो। ठीक है, तो अगर मैं n निकालना चाहूँ तो n मैंने कह दिया AP। चलो AP सदिश, AP सदिश निकालो, क्या निकलेगा बताओ? 3 - 2 i कैप, 2 - 3 - j कैप, 1 - 5 - 4 k कैप। तो ABC का मान आ गया क्या? समतल का समीकरण क्या हुआ? A का मान 1, x - x1 का मान 3, B का मान 1, y - y1 का मान 2 और C z - z1 का मान हो गया 1 और इक्वल टू हो गया 0। क्या बन गया अभी बताओ? x - 3 याद रखो, खाली लिखने के लिए नहीं, एक बार लास्ट में लिखेंगे अपन, -y और ये कितना हो गया? प्लस का 2, याद रखो, खाली लिखेंगे नहीं, लास्ट में लिखेंगे, -4z, ये कितना हो गया? +4। अब कांस्टेंट देख लेते हैं, ये कितना हो? -3, ये कितना हो? +2, -3 और +2 माइनस का 1, -1 और +4 प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये आपके समतल का समीकरण आ गया। इसमें कांस्टेंट भी है, मूल बिंदु से गुजरता तो ये नहीं आता। समझेगा मेरी बात? अरे क्लियर है, कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक आप नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट अपन कल करेंगे इससे आगे। ठीक है, और भी समतले कई रूप पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।